कोरोना का प्रहार, जियो चौकीदार। गजब का कमाल का काम किया है आपने। दोस्तों, आज हम 5 का प्रहार यानी 5 ऐसे फैक्ट्स पे बात करेंगे, 5 ऐसे कारणों पे बात करेंगे जिसकी वजह से आज पूरा देश कराह रहा है। पूरा देश कराह रहा है और हमारा चौकीदार अट्टहास कर रहा है बंगाल में जाकर एक अदद स्टेट जीतने के लिए। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से हम 5 कारणों पर चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आज हिंदुस्तान की अधिसंख्य जनता को ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए भटकना पड़ रहा है और हमारा चौकीदार मस्त है। सवाल है कि जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम मोटेरा स्टेडियम में हो रहा था, यह फरवरी 2020 की बात है, उस वक्त दिल्ली में कोरोना का दस्तक हो चुका था और अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम चल रहा था। चलिए मान लेते हैं कि नई बीमारी थी, अच्छे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, वैज्ञानिक भी कंफ्यूज थे, डॉक्टर भी कंफ्यूज थे, तो चौकीदार कंफ्यूज था, तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन जिस बीमारी को, जिस वायरस को आए 1 साल बीत गए, जिस बीमारी के नाम पर प्रधानमंत्री ने एक गैर सरकारी फंड, पीएम केयर फंड कोरोना के लिए जो बनाया, जिसका कोई लीगल वैलिडेशन नहीं है, जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो आरटीआई के तहत आता नहीं है कि उसमें कितना पैसा खर्च कहाँ कैसे क्या हुआ, किसी को नहीं मालूम। उसमें करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आए। पिछले साल जुलाई अगस्त के बाद धीरे धीरे कोरोना का कहर कम होने लगा था। तब तक दुनिया भर में रिसर्च भी हो चुके थे इतने ज़्यादा कि यह अंदेशा था कि दूसरा लहर आएगा। जैसे आज बात हो रही है, कई जगह ये कहा जा रहा है। एम्स के कल ही में देख रहा था, चीफ न्यूरो सर्जन डॉक्टर एमबी पदमा ने ये आशंका जताई थी कि दूसरा लहर है, हो सकता है कि तीसरा लहर भी हो। 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था, तो स्पेनिश फ्लू का पहला वेव भी था और फिर दूसरा वेव भी था, और दूसरा वेव ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। लेकिन हमारे चौकीदार को पता नहीं था। हमारा चौकीदार बंगाल में व्यस्त था। वो व्यस्त था कि तृणमूल कांग्रेस के सारे नेता हमारे भाजपा में कैसे शामिल हो जाए। और जो मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो उस काम में व्यस्त नहीं होता तो आज छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग नहीं मरते। इवन गुजरात में रेमडेसिविर दवा का अभाव नहीं होता। इवन टीकोत्सव मनाने के समय देश में टीका की कमी नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि बंगाल चुनाव हमारे चौकीदार के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, है, अभी भी है। इस वक्त जब कोरोना का दूसरा कहर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, तब हमारे चौकीदार और उनके एक साथी, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री, बिना मास्क लगाए बंगाल में धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं। तो ये पहला बंगाल चुनाव और देखिए, ये बंगाल चुनाव को ये 1-2 महीने का खेल नहीं था कि 2-3 महीने से लगे। ये लोग पिछले 1 साल से कोरोना से ज़्यादा बंगाल की तैयारी कर रहे थे। सारी एजेंसियों को, मतलब जो एजेंसियां होती हैं, सीबीआई, ईडी, सबको लगा दिया था वहाँ कि वही काम करो। कैसे शुभेंदु अधिकारी को लाना है, कैसे मिथुन चक्रवर्ती को लाना है, कैसे ममता बनर्जी के भतीजे को खींचना है, इसी काम में लगे हुए थे। तो जाहिर है कि किसी आदमी के दिमाग में जब 18 घंटा बंगाल चलेगा, बच्चे खुचे टाइम में मोर को दाना खिलाएगा, तो वो कोरोना के सेकेंड वेव से लड़ने की तैयारी कब करेगा। दूसरा कारण है इस वक्त कुंभ मेला हरिद्वार का।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज से, कल से और अब खबरें मत पढ़िए, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि कुंभ के आयोजन से कोरोना के दूसरे लहर का, वेव का खतरा कितना बढ़ गया है, इसको पढ़िए। रुड़की आईआईटी के एक साइंटिस्ट ने आज ही दावा किया है कि गंगा में, पानी में इसका वायरस ज़्यादा प्रसारित हो सकता है और ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। मतलब ये उनका कहना था कि जो लोग भी, लाखों करोड़ों लोग जो वहाँ जा रहे हैं, वो इतने बड़े कैरियर बनने वाले हैं कोरोना के, जिसकी कल्पना करना वैज्ञानिकों के बूते की बात नहीं है। चौकीदार क्या करेंगे? अब सोचिए कि जिस नेता के एक स्टेटमेंट पर, एक बयान पर पूरा हिंदुस्तान ताली थाली दिया बजाता है, घंटी बजाता है, मोबाइल रिंग बजाता है, इलेक्ट्रिक स्विच ऑन और ऑफ एक साथ करता है, पुष्प वर्षा करता है, शंख बजाता है, उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि इस बार कुंभ मेला रद्द कर दो। एक बार भी नहीं कहा। कोई बात नहीं, अभी देखिए, ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पीएम केयर फंड, किसी के पास कोई हिसाब हो कि उसमें कितना पैसा आया और कितना पैसा कहाँ गया, महाराष्ट्र को कितना मिला, बिहार को कितना मिला। अगर मिला होता तो बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर होता, अगर मिला होता तो छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में लाशें नहीं बिछती, अगर मिला होता तो लखनऊ के भैंसा घाट में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लाशें नहीं जलती, और गुजरात के इलेक्ट्रिक, जहाँ पे जो चिमनी है लाश जलाने की, माफ़ कीजिए चिमनी नहीं, जो शवदाह गृह है, वो खुद नहीं पिघल जाता। इसका मतलब है वो पैसा सही जगह नहीं मिला। स्टेट का और सेंटर का कोऑर्डिनेशन जीरो रहा। इसलिए भी रहा क्योंकि बंगाल चुनाव था। टीका, चलिए टीका बनाने में समय लगा, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसे बनाया, तो बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। लेकिन हमारे चौकीदार को हिंदुस्तान से ज़्यादा विश्व की मानवता की फिक्र है, होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना घर जलाकर विश्व की मानवता की सेवा नहीं की जा सकती। जिस देश की आबादी 130 करोड़ हो, वहाँ का प्रधानमंत्री अगर अपने यहाँ का बनाया हुआ टीका 80 देशों को भेज देता है तो ये गुनाह है, और ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन हमारे चौकीदार को विश्व नेता बनना है, नोबेल प्राइज लेना है, गांधी की तरह अमर होना है। देखिए क्या होता है। टीका और रेमडेसिविर जो कोरोना के लिए आवश्यक दवाएं हैं, वो अभी भी इवन गुजरात में नहीं मिल रहा है, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड स्टेट आज से नहीं 20 साल से था, वहाँ नहीं मिल रहा है। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ की क्या बात की जाए। और इस पूरे प्रकरण से जो भी कारण मैंने गिना है, बंगाल, कुंभ मेला, पीएम केयर फंड, टीका, रेमडेसिविर, जो दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कहने का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, इस सब के बीच कहीं भी सेंटर और स्टेट के बीच कोरोना को लेकर, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर, उसकी तैयारी को लेकर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। मुझे लगता है कोई बातचीत भी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा कि कोरोना के दूसरे वेव के इतने विकराल होने से पहले, चाहे वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार हो या महाराष्ट्र की मिलीजुली शिवसेना की सरकार, इन लोगों ने कोई पूरी तैयारी की हो, नहीं की थी। क्यों नहीं की थी, ये उन लोगों को बताना चाहिए। लेकिन जो एक चीज़ समझ में आती है वो यही कि प्रधानमंत्री जो हमारे चौकीदार हैं, उन्होंने अपने लेवल पर भी पीएमओ में बैठकर या प्रधानमंत्री आवास में ही बैठकर मोर को दाना खिलाते हुए ही कोई कोऑर्डिनेशन का काम नहीं किया। कोई एक सेंट्रलाइज्ड टास्क फोर्स बनाकर पूरे साल भर उसकी मॉनिटरिंग नहीं की। नतीजा आज हमारे सामने है। तो 5 का प्रहार, जियो चौकीदार।